विजुअल है सर। चलो, तो पहले मैं एक एक्सेल शीट रेडी कर ले रहा हूँ जिसमें से हमें जो डेटा हमें एक्सेल से रीड करना है। तो ये मैंने ले लिया। बोलो बोलो सर, मैंने आज कुछ वो YouTube पे मॉक इंटरव्यू देखे थे सेलेनियम टेस्टिंग के। हाँ, तो अभी सेलेनियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसमें तो मैं अवेयर ही नहीं था उसके लिए, लेकिन जो जावा से रिलेटेड जो भी पूछे थे कुछ मुझे आते थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो मुझे पता थे, जो मैंने पढ़े हैं लेकिन याद नहीं थे मुझे उस टाइम। लेकिन ऐसा उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं कि जो जिससे मैं अवेयर नहीं था। हाँ, मतलब जो हमने ना पढ़ा हो। हाँ, हमने ना पढ़ा, ऐसा कोई सा नहीं था। चलो, अच्छी बात है, मतलब सही जा रहे हैं हम। बस सही जा रहे हैं। बाकी एक आध प्रोग्राम तो अलग अलग हैं, कोई कुछ प्रोग्राम पूछ लेता है, कोई कुछ पूछ लेता है। वो देखो सचिन, मैंने जब शायद स्टार्ट किया था तुम लोगों के साथ, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि 95% हमने पढ़ाएंगे, हम उसमें से पूछ लेगा, 5% तो मैं वो अपनी कसम बस सारा ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं लगा था उसमें जो मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। हालांकि चाहे कुछ क्वेश्चन याद नहीं थे उस समय, लेकिन क्वेश्चन सारे पढ़े हुए थे। ये तो क्लियर था। और जो हम सिलेनियम पढ़ेंगे, तो मैं इतना श्योर हूँ कि हम जितना सिलेनियम पढ़ेंगे इतना हम लोग सिलेनियम में भी यही, आपको जब आप कभी सिलेनियम पढ़ने के बाद आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि हाँ, हमने भी यहाँ भी 90% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। 100% तो हम कहीं से भी पढ़ लें सचिन भाई, जब भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। नहीं, वो तो सर नहीं हो पाता। वो 100 मतलब 90 का मतलब ये होता है कि 90, जिस दिन वो पूरा 90 भी किसी इंटरव्यू में लग गया ना, मतलब उसी दिन हमारा सिलेक्शन है। हाँ सर। तो बस अपने को सही जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को इतना है कि चीज़ें हम लोग सही लेके जा रहे हैं। बस जितना हम लोग कर रहे हैं उतना हम अच्छे से कर लें। कुछ चीज़ें अगर 19-20 भी होती है तो इंटरव्यू ये नहीं कहता कि 100 में से 100 क्वेश्चंस के जवाब दो। 100 में से अगर आप 10 में से 8 क्वेश्चन के जवाब भी दे रहे हो लेकिन अच्छे दे रहे हो, 7 के भी दे रहे हो लेकिन अच्छे से दे रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे हो, मतलब कहने का आप गुड हो। तो बस उसी पे टारगेट करना है अपने को, है ना। चलो, तो एक्सेल शीट मैंने ओपन कर ली। एक्सेल में मैं कुछ डेटा स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस कॉलम का नाम दे देता हूँ आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर, और इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं, टोटल नंबर। तो इसको, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ABCD, ये क्या है मेरी, ये कॉलम है, रो है? कॉलम है। और ये 1 2 3 4 5 ये क्या है हमारी, रोज। ये रोज। तो मैं अभी इनिशियली यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स मैं स्टोर करूंगा। इनिशियली 20 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करूंगा। जब भी आप कभी भी डेटा इंसर्ट करो तो कोशिश करो कि अपनी कॉलम्स को राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल्स में जाओ, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको टेक्स्ट, विजिबल है, और हाँ ओके सर। कर। तो मतलब अब आपने पूरी कॉलम को अपनी किस फॉर्मेट में कर लिया है, टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट। क्योंकि अभी तक मैं आज जो मैं तुम्हें डेटा रीड करना सिखाऊंगा वो टेक्स्ट को रीड करना सिखाऊंगा, ना कि न्यूमेरिक को या किसी अदर्स को। उसके लिए मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसे करोगे तो न्यूमेरिक भी हो जाएगा, ऐसे करोगे तो टेक्स्ट रहेगा, तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी का जो मेरा टारगेट है वो टेक्स्ट को रीड करना है, ना कि नंबर्स को रीड करना है। क्योंकि आधार कार्ड, जो कि मेरे आधार कार्ड जो होता है वो मेरा 12 डिजिट का आई थिंक नंबर होता है, तो वो मेरा कैसा नंबर होता है, ना कि वो टेक्स्ट होता है, डिजिट होता है। लेकिन मैं उसको, क्योंकि मैं रीड जो करूंगा कोड से, मैं टेक्स्ट को रीड करूंगा, नंबर को रीड नहीं करूंगा, इसलिए मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको। किस में कन्वर्ट कर दिया, टेक्स्ट में। तो ये इजीली मैं रीड कर पाऊंगा इसको। अब सेम मैंने यहाँ पे भी कुछ डेटा ले लिया। सर एक बार आप बोल रहे थे सुबह की क्लास लेने को, सर कुछ फंक्शन था, क्या हुआ? तब होगा तो बताएंगे यार, अभी तो मेरा चल रहा है गाड़ी, जब तक चल रही है। प्रोसेस में है। हाँ, जब गाड़ी लगेगी कि अब रोकनी पड़ रही है तो मैं बता दूंगा भाई। सर कुछ एक्सपेक्टेड तो होगी, कुछ लमसम कुछ आइडिया?
कुछ कह नहीं सकता यार सचिन भाई, जल्दी शायद 2-4 दिन में कुछ ऐसा प्लान करेंगे, ठीक है भाई, मैं बताऊंगा आप। अभी मेरा टारगेट ये है कि हम लोग जावा तो सेम टाइम पे स्टार्ट कर फिनिश कर लें अपनी, और जब हम लोग ऑटोमेशन पे जाएं तब थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा तो मुझे 2-4-10 दिन के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कोई नहीं सर। हाँ चलो, अब मैंने आधार कार्ड यहाँ पे 20 रिकॉर्ड्स आधार कार्ड के रख लिए, और यहाँ पे मैं कुछ किसके रख ले रहा हूँ, क्योंकि वोटर कार्ड तो शायद अल्फा न्यूमेरिक होता है ना जी। अरुण? जी सर। यस सर। सर ये न्यूमेरिक है बट ये टेक्स्ट में रीड होगा, हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो आधार कार्ड थे हमारे, है तो न्यूमेरिक वो, लेकिन मैंने टेक्स्ट में रीड होगा क्योंकि मैंने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, टेक्स्ट में। टेक्स्ट में कर लिया। न्यूमेरिक भी रीड करके दिखा दूंगा, आप टेंशन ना लो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें टेक्स्ट ही दिखाना चाह रहा हूँ। तो जब आप चाहोगे कि न्यूमेरिक भी दिखा दो तो मैं बस एक छोटा सा चेंज करोगे आप, न्यूमेरिक भी रीड हो जाएगा, ठीक है। बता, तो मैं इस शीट को सेव कर लेता हूँ पहले, और इसको शीट को जो सेव करूंगा किसी एक लोकेशन पे करते हैं। तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, प्रोजेक्ट किस नाम से था हमारा याद है क्या? 2 अक्टूबर था शायद, नहीं 2 2 जून। जून। 2 जून, 2 जून। ये सर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर मिल गया। 23। हाँ ये 45 पा जाओ। अब राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे, न्यू में करो, और एक फोल्डर क्रिएट कर लो, और फोल्डर का नाम क्या दे दो? टेस्ट डाटा। टेस्ट डेटा, ठीक है। अब इस टेस्ट डेटा के अंदर मैं इसकी एक लोकेशन ले रहा हूं जिसमें मैं फाइल डायरेक्ट यहीं पे लाके सेव कर दूंगा। तो मैं इस फाइल को सेव एज, ब्राउज, क्या नाम दे दूं इसका? बुक 1। अच्छा, वोटर रिकॉर्ड्स। इस नाम से सेव कर दी मैंने, वोटर रिकॉर्ड्स। अब फाइल मैं कर चुका हूं, तुम लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी कि जो डेटा रखा जाता है एक्सेल पे वो कॉलम और रो के फॉर्म में, रो के बेस पे रखा जाता है। इस कंप्लीट को, जो हम पूरी शीट को बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम वर्कबुक। क्या बोलते हैं इसको? वर्कबुक। वर्कबुक। ये शीट्स होती है वर्कबुक के अंदर, ये शीट्स होती है हमारी, ये हमारी रो होती है, ये हमारी कॉलम होती है। हमेशा रो की, कॉलम की और शीट की जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होती है। कॉलम, रो और शीट की जो इंडेक्सिंग होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? 0। 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब एक मैं नया पैकेज क्रिएट करता हूं आज, फिर न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देता हूं एक्सेल यूटिलिटी, और पैकेज का नाम दे देता हूं एक्सेल यूटिलिटी, या इसका नाम दे देते हैं एक्सेल यूटिलिटी ना देके एक्सेल रीड डेटा, एक्सेल, और फिनिश कर देते हैं। तो ये बिल्कुल कहाँ पे क्रिएट हो गया? नए पैकेज में क्रिएट हो गया। कहाँ पे क्रिएट हो गया? नए पैकेज में क्रिएट हो गया। अब हमने क्या काम किया यहाँ पे? पब्लिक void get read data, public void get read data। एक मेथड क्रिएट किया, पब्लिक स्टैटिक कर देता हूं, जो कॉलिंग थोड़ी आसान हो जाए मुझे, बस इसलिए स्टैटिक कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। स्टैटिक void get read data, और क्या लगा लेता हूं यहाँ पे?
ट्राई कैच। ट्राई कैच, क्योंकि हम फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। मैंने बताया था, तुम्हें याद होगा कि जब मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा रहा था, कि जब भी एक्सेप्शन आपको कोई डेटा फाइल से रीड करना हो, चाहे वो एक्सेल फाइल हो, चाहे वो आपकी कोई कॉन्फ़िग फाइल हो, आपकी नॉट टेक्स्ट फाइल हो, तो आपको जब डेटा रीड करना होता है तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो? फाइल इनपुट स्ट्रीम का। और याद है नहीं, जब मैंने वहां पे फिर एक्सेप्शन आ गई थी आपकी फाइल इनपुट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन जो थ्रोज की थी मैंने, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, भूल गए होगे तुम लोग। तो फाइल, अगर कोई भी फाइल से, चाहे आपकी एक्सेल फाइल हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी फाइल हो, चाहे आपकी टेक्स्ट फाइल हो, या आपकी कोई अदर फाइल हो, किसी भी फाइल से अगर आपको इनपुट लेना है तो हमारे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है जिसका नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। क्या नाम है क्लास का? फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। और जब भी जो भी इस मेथड को कॉल करेगा वो क्या क्या भेजेगा? स्ट्रिंग पाथ, इन टाइप का रो नंबर, और इन टाइप का कॉलम नंबर। कॉलम नंबर। स्ट्रिंग टाइप का पाथ, इन टाइप का रो नंबर, और इन टाइप का कॉलम नंबर। अब हमें ये रीड करना है डेटा यहां से। अब हमें यहां से क्या करना है? डेटा रीड करना है। तो अब इसके अंदर कौन सी फाइल से रीड करना है वो हमें क्या, कहां पे रखा है वो लोकेशन? पाथ वेरिएबल पाथ में। में। तो हमने उसको यहाँ पे पास कर दिया। अब बात आती है कौन सी फाइल से डेटा रीड करना है? एक्सेल फाइल से डेटा रीड करना है। तो एक्सेल फाइल के लिए रीड करने के लिए हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, जो कल मैंने आपको कुछ लाइब्रेरी शेयर की थी, वो तो काफी सारी शेयर कर दी मैंने, मतलब क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको जब आप ऑटोमेशन पे जाओगे या अदर्स कोई फीचर पे काम करोगे तो आपको वो सारी जार फाइल्स काम आने वाली है। तो मैं, लेकिन एक्सेल के लिए, एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए हमारे पास एक प्रीडिफाइन, एक पहले से हमारे पास एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी बोल दो या जार फाइल बोल दो, डॉट जार एक्सटेंशन होता है उसका। वो फाइल, उस फाइल का नाम है अपाचे POI। अपाचे POI जार आपके सिस्टम में जब तक आपके प्रोजेक्ट पे कॉन्फ़िगर नहीं होगी तब तक आप किसी भी एक्सेल से डेटा रीड नहीं कर सकते, उसकी क्लास, उसके मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि एवरीथिंग इन अपाचे POI जार फाइल। जो भी डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन कहाँ पे रखी गई है? अपाचे POI फाइल में, जार फाइल में। तो अब उनको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कल जो मैंने आपको जार फाइल दी थी वो थी जिप फाइल, लेकिन अब आपको क्या करना है? पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना है, अनजिप करना है। तो अनजिप जब कर लोगे तो उसके बाद कोई लोकेशन पे होगी तो प्रोजेक्ट पे जाना, राइट क्लिक करना, बिल्ड पाथ में जाना, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, प्रोजेक्ट पे जाना, राइट क्लिक करना, बिल्ड पाथ पे जाना, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाना, और यहाँ पे आप लाइब्रेरीज, सोर्स प्रोजेक्ट लाइब्रेरीज में जाना है। हो सकता है कि आपके सिस्टम पे दो ऑप्शन आए हुए हो, एक क्लास पाथ का, एक मॉड्यूल पाथ का। तो आपको जो उसमें से सेलेक्ट करना है, क्लास पाथ का सेलेक्ट करना है। और जब क्लास पाथ क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको विजिबल हो जाएंगे, जैसे डिसेबल है, डिसेबल ना होके अनेबल हो जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है ऐड एक्सटर्नल जार्स पे, और कंप्लीट जो जार फाइल आपने अनजिप किया, एक्सट्रैक्ट किया, वो ये रखी हुई। कंट्रोल A करोगे, ओपन करोगे, अप्लाई करोगे, और अप्लाई एंड क्लोज कर दोगे। जिस जार फाइल की मैं बात कर रहा हूँ वो जार फाइल ये होती है। POI for 4.1.2, POI examples, POI excellent, POI OXML, POI XML schema, POI scratchpad, जो मल्टीपल हमारे पास जार फाइल्स है। ये जार फाइल्स का हम यूज करके एक्सेल से डेटा रीड कर सकते हैं। तो जब तक आप ये जार फाइल्स अपने प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक आप एक्सेल से डेटा रीड नहीं कर पाओगे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या लग रही हो तो मेरे से पूछ लो, वरना फिर मैं आगे चलूँ। सर कल जो आपने जार फाइल्स दी थी ना, उनको उसमें हम जब जार फाइल्स के जो फोल्डर्स में क्लिक करने के बहुत सारी जो खुल रही थी वो, हाँ, तो सर वो तो लेकिन वो नहीं हो पा, मतलब खुल रही थी खाली, उसका उसमें क्लिक करो तो कुछ ऐसा आ नहीं रहा था उसको। ओके, तुम्हें राइट क्लिक करके पहले उन्हें एक्सट्रैक्ट करनी है, अनजिप करनी है। अनजिप नहीं करोगे तो नहीं आएगी, अच्छा। वो जिप फाइल है।
अच्छा, तो इसमें कैसे करेंगे सर? एक्सट्रैक्ट टू अ स्पेसिफाइड फोल्डर वाले में जाएंगे, राइट क्लिक करके। जैसे मैंने जो फाइल दी थी, यहाँ से कुछ दी थी, दिस पीसी, इसके बाद डी ड्राइव, मेरी जो फाइल रखी है वो ये रखी, जार कहाँ रखी है, ये रखी। तो इसको कॉपी करता हूँ मैं, पहले डेस्कटॉप पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गई। अब तुम्हारे पास ऐसे हो गई है अभी। अब राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल करोगे तो यही सेम ये लोकेशन देगा, तो एक्सट्रैक्ट कर देगा। जब एक्सट्रैक्ट कर दोगे तो इस तरीके से आपका ये एक्सट्रैक्ट होगी और एक्सट्रैक्ट होके ये ओपन हो जाएगी, ये आगे सारी जार फाइल। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और कोई समस्या किसी को यहाँ तक? अपाचे पीवीआर के बारे में बताना। क्या अपाचे पीवीआर आपने बोला था ना? अपाचे पीवाई जार फाइल है, जो एक्सेल यूटिलिटी जो हम यूज कर रहे हैं, एक्सेल से डेटा रीड कर रहे हैं, रीड करें या राइट करें, कुछ भी करेंगे, वो सारी जो क्लासेस हैं, प्रीडिफाइंड क्लासेस हैं, उन सब की डेफिनेशन कहाँ पे क्रिएट की गई है? अपाचे पीवाई फाइल, जार फाइल में। उनका वो हमें सपोर्ट करती है एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए। सबकी डेफिनेशन जो स्टोर है वो अपाचे पीवाई जार फाइल में। इसलिए जब तक हम उस फाइल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, तब तक हम एक्सेल से डेटा रीड नहीं कर सकते हैं। और कोई समस्या किसी को, और कुछ पूछना है किसी को? जो प्रोग्राम लिखा है ना, मैं उसमें पूछना चाह रहा था। हाँ बताओ। तो हमने इंट रो नंबर और कॉलम लिखा है, ये हमने इंट लिए हैं क्योंकि हम इसमें केवल न्यूमेरिक ही डालेंगे क्या? इसमें तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। रो नंबर और कॉलम नंबर जो होता है, ये रो है, ये कॉलम है। ये रो कौन सी है? 0 1 2 3 क्या है? ये तो हमारी रो है। हैं? रो। ये रो है। नीचे को तो हम काउंट करेंगे, कॉलम काउंट करेंगे। कॉलम है, रो है, मैं ये पूछ रहा हूँ। 1 2 3 से लेके 20 तक ये पूरा कॉलम है सर। कॉलम है। अब ये रो है, तो ये कॉलम 0 से, रो 0 से मैंने अभी बताया कि इंडेक्सिंग जो होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो फिर तो जब ये तुमने रो नंबर और कॉलम नंबर लोगे तो ये स्ट्रिंग टाइप का लोगे या इन टाइप का लोगे? फिर तो इन टाइप पे है। इंट। तो हमेशा इंडेक्सिंग तो न्यूमेरिक ही होती है ना। आपने एरे पढ़ लिया, आपने एरे लिस्ट पढ़ लिया, सब में कहीं आपको इंडेक्सिंग मिली इसके अंदर कुछ? नो सर। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? इंट से ही होगी भाई, न्यूमेरिक टाइप की होगी ना। चलो आगे चलते नहीं, चलो और आगे चलो सचिन भाई। हाँ सर। हाँ सर। चलो, अब मेरे पास एक प्रीडिफाइंड क्लास होती है एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए। पहले हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिस क्लास का नाम है XSSF वर्कबुक। XSSF वर्कबुक, WB इक्वल टू न्यू XXF वर्कबुक। और यहाँ पे क्या पास कर देंगे हम इसके अंदर? FIS, फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को हम XSF वर्कबुक के अंदर स्टोर करा देंगे, पास करा देंगे, है ना। XSF वर्कबुक प्रीडिफाइंड क्लास है। जब तक ये क्लास को आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप एक्सेल से डेटा रीड नहीं कर सकते। ये जो XSF वर्कबुक है कहाँ पे क्रिएट की गई है? org.apache.py, जो भी जार फाइल दे रहा था वहां पर है XSF यूजर मॉडल XSF वर्कबुक। ये पैकेज का नाम है और ये क्लास का नाम। तो इस तरीके, इस लोकेशन पे ये फाइल थी, ये क्लास थी, जिसको हमने एक्सेस कर लिया और उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब पूरी वर्कबुक का जो मैं बात कर रहा था, एक्सेल को वर्कबुक बोलते हैं, वो पूरी वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब वर्कबुक तो बहुत, वर्कबुक के अंदर
तो मल्टीपल शीट्स होती हैं, हमें जो डेटा रीड करना है वो कौन सी शीट से रीड करना है? सर 1 मिनट डाउट है जरा थोड़ा सा। मैं शीट 1 सर लाइन नंबर 14 और 15 हमने सर एक्सेल से डेटा रीड करने के लिए लाइन नंबर 14 पे हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया। नहीं, एक्सेल से रीड करने के लिए नहीं, किसी भी कोई भी फाइल से डेटा रीड करोगे तो सबसे तो पहले हम मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही है, क्योंकि आप फाइल से इनपुट ले रहे हो, चाहे वो कोई भी फाइल हो। ठीक है, उसमें हमने इधर पैरामीटर पाथ भी पास कर दिया। हाँ, कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास कर दी पाथ। ठीक है, और लाइन नंबर 15 में फिर इसका ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये XSS वर्कबुक। हाँ, XSSF वर्कबुक WB इक्वल टू न्यू XSF वर्कबुक। तो ये XSF वर्कबुक जो है ये जब बनाना है जब किस फाइल से डेटा रीड करना हो? एक्सेल से रीड करना। एक्सेल से रीड। जैसे सब वर्ड से यूज करना तो कोई और लगेगा क्या? सर एक्सेल से यूज करने के लिए XSS वर्कबुक यूज हो रहा है, तो जैसे मैं वर्ड से यूज करना होगा वर्ड डॉक्यूमेंट से, तो उसके लिए कोई और से लगेगा? उसके लिए कुछ और होगा। वनडॉक अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग फाइल है वनडॉक। अगर वनडॉक में एक्सेल है वनडॉक में भी, तो फिर वो नहीं लगेगा। ओके ओके। और अगर कोई फाइल इनपुट स्ट्रीम खाली पाथ के लिए। और सर इसमें लाइन नंबर 15 में पैरामीटर पास किया है FIS, ये क्योंकि किस फाइल से डेटा रीड करना है उसका एड्रेस, उसका ऑब्जेक्ट, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट की इस फाइल से डेटा रीड करना है तो उसका ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया। ठीक है, ओके, अब क्लियर। अगर यहाँ पे एक्सेल फाइल ना होती, अगर यहाँ पे फाइल होती प्रॉपर्टी फाइल, कौन सी फाइल? प्रॉपर्टी फाइल। मतलब हम लोग अपनी लैंग्वेज प्रॉपर्टी फाइल बोल रहे हैं, अगर मैं तुम लोग अभी नॉर्मल बात में करें तो वो होती है टेक्स्ट फाइल। कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल। उसका एक्सटेंशन होता है डॉट प्रॉपर्टीज। तो अगर आपको वो डेटा उस फाइल से डेटा रीड करना होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक्सेसिव वर्कबुक का ऑब्जेक्ट ना बनाते, यहाँ ऑब्जेक्ट बनाते प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज भी प्रीडिफाइंड क्लास है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बनाते। तो जैसी फाइल होगी उस हिसाब से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे। हम मोस्टली दो ही फाइल से काम करते हैं, एक्सेल फाइल से और कौन सी भी आप प्रॉपर्टी फाइल बोल सकते हो, प्रॉपर्टी फाइल से। ठीक है, अब क्लियर है? चलो आगे। हाँ सर। अब वर्कबुक में एंट्री कर चुके हैं। वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती है हमारी, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है शीट की? 0 से। तो wb डॉट गेट शीट एट, मेथड का नाम क्या है? गेट शीट एट। कौन सा इंडेक्स पास कर दूं? 0। तो अब मतलब मैंने इसको क्या बोल दिया कि मैं उस वर्कबुक में कौन सी शीट पे जाना चाह रहा हूं? शीट 1 पे। शीट 1 पे। शीट मतलब इंडेक्स वाइज देखूं तो 0 इंडेक्स शीट पे। और शीट भी किस टाइप की आ गई? शीट वेरिएबल रिटर्न क्या किस टाइप का? XSF शीट टाइप का। अब शीट में मैं एंट्री कर चुका हूं। अब उस शीट में से डेटा रीड करना है, तो डेटा जो रीड करना है वो किस फॉर्म में रखा हुआ है, किस बेस पे रखा हुआ है? कॉलम और रोज पे। तो शीट, मैं बोलता हूं शीट से कि शीट डॉट गेट रो, कौन सी रो को पिक करना है, गेट करना है कौन सी रो को? जो यूजर बताए, जो यूजर रो नंबर भेजे, उस रो पे कौन सी सेल पे जाना है? गेट सेल, समझते हो? कॉलम। तो कॉलम नंबर पास कर दोगे। जो सेल पे डेटा रखा है वो किस फॉर्मेट में रखा है? तो टेक्स्ट फॉर्मेट में। टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। गेट स्ट्रिंग, अगर वो डेटा टेक्स्ट में ना होके न्यूमेरिक में होता तो यहाँ गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू की जगह लिख देते गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। क्या होता मेथड फिर यहाँ पे? गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। गेट न्यूमेरिक सेल। इतना सा चेंज करोगे तो आपका फिर वो कौन सा उठा के स्टार्ट कर देगा डेटा? स्ट्रिंग न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक कर दोगे और सेल स्ट्रिंग कर दोगे तो स्ट्रिंग। अब ये डेटा रीड होके आया, तो रीड होके जो आया वहां से गेट होके वो मैंने कौन से वेरिएबल में रख लिया? वैल्यू।
और यहाँ पे लिख दिया, इसमें एक्सेप्शन अगर कोई आती है कि इशू आ गया कौन से मेथड में, गेट रीड मेथड। अब अगर कॉलिंग करोगे तो पहले मुझे उसका लोकेशन चाहिए, स्ट्रिंग पाथ इक्वल तो लोकेशन, लोकेशन कहाँ है हमारी, ये रही लोकेशन, प्रॉपर्टीज, ये पूरी लोकेशन को कॉपी कर लो और इस लोकेशन को लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे क्या करो, लिखो गेट रीड डेटा, पाथ हमारा बन गया, रो नंबर, कौन सा डेटा रीड करना है, फॉर एग्जांपल ये डेटा रीड करना है 3432423234 5 टाइम 4, तो कौन सी कॉलम है, 0, रो कौन सी है, 0 1 2 3, तो 0 कॉलम 3 रो, 0 कॉलम 3 रो, तो सेमीकोलन लगा दो। ये क्या रिटर्न करेगा, उधर से वैल्यू रिटर्न करेगा कोई ना कोई, ये वैल्यू आ गई और प्रिंट करा दो। रन करोगे तो देखो आपका आउटपुट क्या रीड होके आएगा, क्या आया, 3432। अगर मैं चाहूं ये उठ के आए FDS, तो बस 0 की जगह क्या कर दूं, 0 को 1 कर देंगे, तो क्या उठ के आ गया, ये आ गया। अगर तुम चाहो कि कंप्लीट एक कॉलम को या दोनों कॉलम को उठाना तो एक लूप लगा लो, इंट i इक्वल 0, 0 से i लेस देन इक्वल कहाँ तक 21 20 तक i प्लस प्लस, और ये यहाँ से बंद कर दो, इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि इसमें यहाँ पे लिख दो i, यहाँ लिख दो 0, सेम कॉपी करो पेस्ट कर दो, इसको 1 कर दो और यहाँ पे लिख दो वैल्यू 1 और वैल्यू प्लस स्पेस प्लस वैल्यू 1, रन कर लो, कंप्लीट पूरा का पूरा डेटा उठा के लेके आ जाएगा। यही रखा था वहां पे, यस सर। लूप लगा के आप कंप्लीट कॉलम और रो के बेस से डेटा भी उठा सकते हो। पूछ लो, कुछ डाउट लग रहा हो, कोई लाइन ना समझ में आई हो। सर ये जो लास्ट में आपने वो फॉर लूप लगाया उसके बाद जो आपने आई के बाद 0 और 1 लिखा, ये आई और 0 1 ये वाला जो स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल टू गेट रीड डेटा पाथ आई कॉमा 0, ये समझाइए सर एक बार। जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगी तो आई कितना होगा, 0 होगा। 0, तो मतलब मैं पहली लाइन में बोल रहा हूँ कि जो डेटा रीड करके दे वो 0 कॉलम पे और 0 रो पे डेटा पिक करके दे। अगेन लूप चली तो आई हो गया 1, फिर मैंने बोला कि 1 रो पे 0 कॉलम पे, फिर मैंने बोला 2 रो पे 0 कॉलम पे, मतलब रो बढ़ती हुई जा रही है और कॉलम मेरी क्या है, फिक्स है, क्योंकि कॉलम तो मेरी फिक्स है, बढ़ता हुआ क्या जा रहा है, रो। अच्छा, इसी वजह से लूप लगा दी। सेकंड, दूसरा मैंने बोला कि 1, अब की बार 1 कॉलम से और आई को बढ़ता हुआ चला दिया, तो लूप मेरी रो को चला रही है और मैंने ये कॉलम मैंने फिक्स कर दी। हाँ भाई। हेलो हेलो सर। हाँ सर। सर अगर जैसे हमारे पास कॉलम ज्यादा होंगे तो 2 लूप लगाने पड़ेंगे फिर? कॉलम तो कितने भी, अगर ज्यादा कॉलम है तो फिर एक कॉलम के लिए भी लगा लो, लगाना चाहो तो। ओके सर। सर वो नेस्टेड में आएगा सर फिर वो? हाँ नेस्टेड में रख लो, एक वेरिएबल रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके सर। सचिन भाई, राम भाई, कोई समस्या हो तो पूछ लो। नहीं सर ठीक है। नहीं पीयूष भाई, ऑल गुड, समझ आ गया। हम फॉर ईच लूप से भी पूरा उसको प्रिंट करा सकते हैं, एक बार एरे लिस्ट में भी इनपुट ले सकते हैं इसको। हाँ, अब उसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या है ना। अभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो तुम लोग फिर उसके लिए प्लानिंग करना। ये समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा सा फिर आगे बढ़ना चाहूंगा। ठीक है भाई। हाँ। पहले ही मैं कोड दे दे रहा हूँ आपको, ये काम आएगा आप लोगों के। अगर इसमें और अब मैं आगे बात करता हूँ।
सर इसमें अगर एक कॉलम और होता तो हम किस तरीके से उसको करते प्रिंट? क्या होता भाई, इसमें क्या होता? एक कॉलम और होता ना, तो तो जैसे बस ये यहाँ पे एक और बार लिख देते इसको, और 1 की जगह क्या कर देते? 2 कर देते उसको, 2 देन कर 1 देते। कॉलम इंक्रीज हो जाता। तो अभी सर जैसे ये इन्होंने कहा कि एक और फॉर लूप लगाते नेस्टेड, तो वो किसके लिए बोल रहे थे ये? तो जब उसके लिए बोल रहा था, ये कह रहा कि अगर अभी तो मैं 2 3 4 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जैसे यहाँ पे रोज ज्यादा है, ऐसे कॉलम भी और ज्यादा होती, तब क्या करते? तो अब मैंने अच्छा। बोला कि या तो एक वेरिएबल रख लेते जो यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहते उसका, या फिर उसको क्या करते, एक लूप और लगा लेते कॉलम के लिए भी। सर वो कैसे करेंगे एक बार बता दीजिए। अभी कितनी है वहां पर कॉलम? अभी कितनी कॉलम है वहां पे? 2 कॉलम है सर। 2 कॉलम है, तो इसलिए 0 से लूप चलाई और कहां तक चलाई? 1 तक। 1 तक चलाई। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले तो ठीक है भाई, अब क्या किया कि जो यहाँ पे आई लिख दिया, मतलब आई, और फिर यहाँ कॉलम मैंने के लिख दिया। रन कर लो प्रोग्राम को, तो देखो सबसे पहले किसका डेटा रीड करके दे दिया इसने? आधार नंबर। आधार कार्ड का। फिर जब दूसरी लूप चली, दोबारा से के अब इंक्रीज हुआ, तो फिर से अब किसका दे दिया रीड करके? वोटर आईडी कार्ड का। अगर कल को और भी होता तो यहाँ पे ये इसकी कंडीशन बढ़ जाती, जितनी भी कॉलम होती उसके हिसाब से यहाँ पे लूप चल जाती। ठीक है आशीष, अंकित, ठीक है? हाँ सर हाँ सर। ठीक है। सर ये जैसे सर एक इसने एक के नीचे एक करके दिखा दिया ना, तो ये उसके सामने नहीं दिखा सकता था वोटर नंबर, ऐसा शीट में हमारे पास? पहले निकाल के किसी लिस्ट में या कहीं भी इसको रख लो, और उसके बाद 1 बाय 1 करके प्रिंट करा दो, ऐसे कर सकते हो। वो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें लिस्ट आ गई, अब तो मैंने पढ़ा दी है लिस्ट, अब तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। तो उठाना बता दिया डेटा मैंने, कैसे एक्सेल से उठाओगे कॉलम और रो के बेस पे। अब तुम उसे कैसे फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हो, कैसे डेटा रखना चाह रहे हो, वो डिपेंड्स ऑन यू। आप कैसे भी कर सकते हो, आपको एरे लिस्ट भी आ गया, लिंक लिस्ट भी आ गया, वेक्टर भी, हैश सेट भी, लिंक्ड सेट भी, ट्री सेट भी, तो अब तो कुछ भी कर सकते हो यार। चलो सर अभी हाँ कुछ भी कर सकने वाले हैं हम। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हम्म। सर एक बार बात बता देते कैसे बिल्ड हुआ एक्सेल से। हाँ क्या कहना है? सर ये पाथ कैसे बिल्ड हुआ? कौन सा ये? जी सर। प्रोजेक्ट पे ये जाओ, ये फाइल तुम्हारी, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, और ये पूरी लोकेशन कॉपी कर लो। सर ये एक्सेल सीट आपने सेव कहाँ पे की थी? हम्म। सर एक्सेल जो आपने डेटा शुरू शुरू में सेव कहाँ पे किया था, कैसे किया था वो सर, वो सब बस समझ में नहीं आता। अरुण, अब तू सोचता हूँ मैं तेरे को बेसिक कंप्यूटर सिखाऊं, तो वो तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। नहीं सर, लोकेशन कहाँ थी आपने सेव कहाँ थे किया था? लोकेशन तुझे फाइल सेव करनी नहीं आती क्या? ये लोकेशन है, यहाँ पे रखनी थी, कॉपी करा, फाइल में गया, यहाँ पे गया, सेव एज पे गया, उसके बाद मैंने ब्राउज किया इसको, ब्राउज करने के बाद ये लोकेशन यहाँ के पेस्ट कर दी, और यहाँ जाके नाम दे दिया फाइल का, सेव कर दिया, इतना सा तो काम किया था। ठीक है है सर। भाई, ये तो बेसिक चीज है यार, ऐसी चीज तो पूछो जो लगे, तो ये तो भैया बेसिक कंप्यूटर में सिखाया जाता है फाइल सेव करना तो। हाँ। अब मैं चलता हूँ वापस, अब आगे मत पूछना मेरे से कुछ भी, अब मैं आगे चल दूं, या तो फिर डाउट पूछ लो, फिर जब भी मैं चलूंगा कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं फिर आगे मूव करूँ। हाँ भाई।
चलूं? हाँ ये से क्लियर। चलो अब पीयूष भाई ओ भी तो आएगा इसमें, LO नहीं, मेरे को वो डुप्लीकेट डेटा ही नहीं चाहिए। जो अगर कोई डुप्लीकेट है वो पूरा ही नहीं चाहिए। ओके भाई। हेलो, यस। अभी मैं बैच में हूँ, थोड़ा आधा घंटे बाद कॉल कर लेगा।
समझ लो पहला क्वेश्चन क्या है। कोई यूजर से इनपुट लेना है, जैसे स्कूल डाला तो उसको रिवर्स करना है, और रिवर्स करके मुझे केवल उसमें से यूनिक डेटा चाहिए, जो डुप्लीकेट था उसको वहां से रिमूव कर दे। और ये काम मेरे को बिना किसी प्रीडिफाइंड मेथड के करना है, कोई भी प्रीडिफाइंड मेथड यूज नहीं करना है। दूसरा प्रोग्राम, कोई भी एक प्रोग्राम आपको पेयर बनाने से 16 के हो सकता है, कल को वो 20 हो सकता है, कल को वो 40 हो 50 हो, वो डिपेंड्स ऑन द यूजर। किसमें से वो एरे देगा, एक एरे में से वो जो नंबर देगा उसके पेयर बनाने हैं दो डिजिट के। जैसे उसने 16 दिया तो आउटपुट विल बी 4 and 12, आउटपुट विल बी 6 और 10। तो इस तरीके से हमें पेयर बनाने हैं, ये आप देखोगे कैसे बनाओगे। तीसरा क्वेश्चन, enter the username xyz, enter the father name this, enter the age। अगर एज लेस देन 16 है, 18 है, तो थ्रो कर दे एक्सेप्शन को, और बिना किसी मैनुअल एफर्ट, मतलब कोई मुझे दोबारा रन ना करना पड़े, प्रोग्राम फिर से वापस स्टार्टिंग से री एग्जीक्यूट हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आधार कार्ड नंबर मांगे, पूछे उससे आधार से वोट डालना चाहते हो या वोटर से। अगर वो आधार से चाहता है तो आधार नंबर लो उससे, और उस आधार को जाके अपनी एक्सेल सीट में चेक करो, मतलब यहाँ चेक करो जाके कि that number will be exist in my Excel sheet. If yes, then that will be allowed to the next step. Then you will just to message, print the message, congratulations, you are database, you are record in found in my DB, please go ahead for the vote, please enter the for the some points को शेयर करो कि कांग्रेस प्रेस 1, बीजेपी 2, आप ये नोट आइए। अगर वो उसमें से 1 प्रेस कर सकता है, then if press 1 message, congrats, your vote is success, कांग्रेस। सेम अगर वो 1 प्रेस करता, 2 प्रेस करता तो बीजेपी 3 आप, और 4 नोट। इस तरीके से एक, और देन सेम प्रोसेस, अगर वो यहाँ पे 1 की जगह 2 प्रेस कर दे तो वोटर के लिए देगा। तो सेम कहानी फिर हमें फॉलो करनी है, किसके लिए, वोटर कार्ड के लिए। और अगर वो मैच नहीं करता है, देन एक्सेल सीट में थ्रो एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन थ्रो कर दे, सॉरी योर रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड इन माय डीबी, एंड प्रोग्राम अगेन री एग्जीक्यूट, एंड प्रोग्राम विल बी री एग्जीक्यूट विदाउट मैनुअल एफर्ट, बिना किसी कॉलिंग के फिर से वापस जाके स्टार्टिंग से रन होना स्टार्ट हो जाए। मतलब कहने का, प्रोग्राम जब तक 1 टाइम में कंप्लीटली रन ना हो जाए पॉजिटिव फ्लो में, तब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? 3 क्वेश्चन है। पीयूष भाई, हाँ जी, ये सेकंड वाले में पेयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बन सकते हैं, ये 4 का 12 के साथ बने, 6 का 10 के साथ बने, केवल दो के पेयर बनाना है, दो के, कोई सा भी उठा ले, चाहे 1 2 उठा ले या 1 3 उठा ले, ऐसे करके। 1 2 तो 16 नहीं बैठता ना। अच्छा, जिनका टोटल 16 आना चाहिए, टोटल 16 आना चाहिए, 16 रहे। हाँ ओके, ठीक है, अब समझ, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन क्लियर होगा, मेरे को लग रहा है क्वेश्चंस में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर जैसे थर्ड वाला जो है, सर उसमें आधार कार्ड के लिए अलग प्रोसेस लिखना है और वोटर आईडी के लिए अलग प्रोसेस लिखना है। मतलब जैसे यूजर आधार कार्ड भी चूज कर सकता है और वोटर नंबर भी चूज कर सकता है। बिल्कुल, दोनों कोड, मतलब अपने आप में वो कुछ भी चूज कर सकता है। आपको ऐसा कोड बनाना है कि वो जो भी यूजर डाले उसी को हैंडल करे। ओके सर। और अगर वो 2 के अलावा 3 डाल दे तो उसको बोल दे रॉन्ग चॉइस, और फिर से वापस प्रोग्राम री एग्जीक्यूट हो जाए। मतलब हर गलती पे री एग्जीक्यूट हो जाए, तब तक री एग्जीक्यूट होता रहे जब तक एक पॉजिटिव फ्लो में ना चल जाए। ओके सर, जैसे पहले टर्मिनेट, अगर जैसे एज 16 लेस देन 60 और 18 है तो पहले टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल नॉट एलिजिबल। हर पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव फ्लो में आगे बढ़े, नेगेटिव फ्लो में आगे ही ना जाए। ओके सर, ओके। तो इसमें हम जैसे हमने 3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट का वाला नहीं यूज करना है क्या, कि मतलब 3 बार ही हम नहीं, कितनी बार भी वो री एग्जीक्यूट मांग ले। ओके, ठीक। सर क्वेश्चन नंबर 2 जो है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर, क्या करना है उसमें, मतलब कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? सर सेकंड में, ये सेकंड बता देता तेरे को दोबारा। देख, मैंने कहा कि कोई भी तुम्हें एक एरे देगा यूजर,
और कोई भी एक नंबर देगा, तो उस नंबर को लेके आपको पेयर बनाना है, उस नंबर से पेयर बनाना है कि जैसे मैंने बोला कि एक नंबर है 16, तो उनके ऐसा पेयर बनाओ 2 डिजिट का कि जिनका एडिशन 16 आए, जैसे 12 और 4 16, 10 और 6 16। तो ऐसे मुझे वो पेयर चाहिए 2 डिजिट के जिनका एडिशन 16 आए, तो वो कल को 16 जगह 20 भी हो सकता है, और ये नंबर 1 2 3 4 5 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। अगर पेयर बनता है तो पेयर, नहीं बनता है तो ब्लैंक आउटपुट आ जाए कि भैया ऐसा कोई पेयर ही नहीं है जिसका डिजिट ये आ जाए। तो आप मुझे कुछ ये चाहिए। और सर अरे भी यूजर से एंटर करवाना है? एरे भी यूजर से लेने हैं, 5-10 जो भी लेना चाहो तुम्हारे ऊपर है, और वो डिजिट भी तुम्हें यूजर से ही लेनी है। ओके सर। तो 3 क्वेश्चन है, 3 दिन है तुम्हारे पास। मेरे को लगता है मंडे हम लोगों को ये मिल जाएंगे। सर जैसे यूजर ने जैसे पहले उसने डिजिट लिया, उसने जैसे 16 एग्जांपल ले लेते हैं, तो ठीक है। अब साथ ही साथ यूजर एरे भी इसमें डालेगा, तो ये जैसे आपने 1 2 3 4 5 6 डाल रखा है, इस टाइप से डालेगा एरे। अच्छा, 2 अलग अलग इनपुट है ना, एक लूप, एक एरे में रखोगे, एक वेरिएबल में रखोगे। सर ये कितने साइज की एरे लेनी है हमको इसमें? 5-6 साइज का ले लेना, 5 6 10 ले लेना, तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर ये प्रोग्राम जब बनेंगे तो तभी हम उसको कंटिन्यू करेंगे क्या? क्या? मैं कह रहा हूँ जब ये प्रोग्राम बनेंगे तभी ऑटोमेशन में मूव करेंगे ना? हाँ, अगर नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो वापस जावा पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, नहीं जावा की भी और क्लास भी तो होगी मंडे को शायद, नहीं होगी, फिर आगे पढ़ के फायदा तो काम नहीं आ रहा। सर ये आपको कोड्स मतलब आपको इसमें स्काइप पे ही भेजने हैं क्या लिख के, या फिर क्या करना है? हाँ, स्काइप पे भेजने हैं 1 to 1। ठीक है सर। और नकल करने की पूरी आजादी है, गूगल से कहीं से भी नकल कर सकते हो, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। तो बहुत टफ है सर ये तो, जो भी दे रखे हैं आज आपने। थर्ड वाला तो बहुत। चलो थोड़ा सा तुम्हें अगर चाहिए रिलैक्सेशन तो दे देता हूँ पहले, और रहने दो दूसरे सर, रहने दो, रहने दो सर। पीयूष भाई अभी कोई चैलेंज खत्म हो जाएगा एक्सेप्शन सर। मत दो सर रहने दो, जब नहीं हो तो मंडे को बता देना सर। हो जाएगा सर, चैलेंज खत्म हो जाएगा सर। डिस्कस कर लेंगे आपस में। चलो अगर ये तीनों क्वेश्चन मंडे में कोई मुझे करके लेके आएगा तो मेरी तरफ से उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा अमेज़न से। सर मैं भी हूँ सर, मैं कर दूं अगर कोई भी करके लेके आएगा, जो भी ये तीनों क्वेश्चन कर लाएगा मंडे को मेरी तरफ से। सर। हाँ और सर सब कर लाए तो सर ये बात बोल दी, अब जरूर कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। अभी अविनाश को कुछ नहीं मिलेगा। सर कंपटीशन हो जाएगा सर। और सर बाकी सब कर लाए तो? हाँ, उनको मेरी तरफ से पक्का गिफ्ट मिलेगा सबको? जो जितने भी लोग कर लाएंगे सबको गिफ्ट भेजूंगा अमेज़न से। ठीक है सर। ठीक है, नहीं करके लेके आए तो फिर तुम मेरे को क्या दोगे? क्यों भाई, यहाँ भी तो फंसो। रिटर्न गिफ्ट तो सर नहीं मिलेगा डॉट। चलो कोई बात नहीं, जब हम लोग मिलेंगे तब ले लेंगे, बट तुम लोग कोशिश करना। बट मेरी तरफ से पक्का है, जो करके लाएगा तीनों क्वेश्चंस मैं उसको पक्का कुछ ना कुछ दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो बाय, मिलते हैं मंडे। है ओके सर। ओके।